गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हमने एक्सरसाइज 11.1 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर हम इसका इनवर्स प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 11.2 है वो आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ ही इंक्रीज होगी, या अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ ही डिक्रीज होगी। जैसे हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया था कि 1 kg ऑफ शुगर का अगर कॉस्ट है तो वो 40 रुपीज है, तो 2 kg की कितनी होगी 80 रुपीज, ठीक है, और 3 kg की 120। एंड जैसे जैसे केजी बढ़ेगी या वेट बढ़ेगा वैसे वैसे शुगर की कॉस्ट भी इंक्रीज होएगी, और जैसे जैसे वेट कम होएगा तो इसकी कॉस्ट भी डिक्रीज होएगी। तो ये आपका आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। जो इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन है उसके अंदर उल्टा होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होएगी। जैसे सपोज करो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही टाइम कम लगेगा, या जैसे अगर हम उसके डिस्टेंस ट्रेवलिंग की बात करें कि अगर कोई कार जो ट्रेवल करती है अगर हम स्पीड ज्यादा रखेंगे तो डिस्टेंस जल्दी कंप्लीट होएगा, ठीक है, अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो डिस्टेंस को कंप्लीट होने में या डिस्टेंस कवर करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होती है। इसके अंदर जैसे उसके अंदर तो हम x अपॉन वाई क्या होता था k के इक्वल, इसके अंदर x मल्टीप्लाई बाय y k के इक्वल होता है कि x और y कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, या k के इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे x1 अपॉन x2 लेते हैं और y2 अपॉन y1, देखो ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इसके इसके आपके जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके अंदर हमें इनवर्स प्रोपोर्शन बताना है कि इनमें से कौन सा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स किसी जॉब के ऊपर लगाएं तो टाइम कितना लगेगा जॉब को कंप्लीट होने में। तो देखो जैसे जैसे हम वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे तो जॉब के कंप्लीशन का टाइम क्या होता रहेगा, कम होएगा, ठीक है। अगर हम वर्कर्स की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, अगर वर्कर्स की संख्या हम डिक्रीज कर रहे हैं या नंबर ऑफ वर्कर्स हम कम कर रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, तो इसका आंसर यस आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का अंदर आएगा यस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है यस कि दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर बोला है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि यदि स्पीड सेम हो तो जर्नी को कंप्लीट करने के अंदर या डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर जैसे स्पीड सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है, तो सपोज करो टाइम लग रहा है 2 आवर। अगर स्पीड सेम है और हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है 200 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगा 4 आवर, ठीक है। इसमें क्या है, सेम है क्योंकि स्पीड यहां पे सेम थी, तो इसका आंसर आएगा नो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, इनडायरेक्ट के अंदर नहीं है। दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये क्या था इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर। ऐसे ही थर्ड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, कि जो एरिया है कल्टीवेटेड लैंड का, जैसे सपोज करो अगर लैंड इतनी है, ठीक है, तो इतनी क्रॉप हार्वेस्ट होएगी, अगर लैंड डबल हो जाएगी तो क्रॉप ज्यादा हार्वेस्ट होएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, ये इनडायरेक्ट के अंदर नहीं है, इनडायरेक्ट के अंदर इसका उल्टा होता, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि जर्नी अब फिक्स है बट स्पीड क्या है इसकी व्हीकल की वो उसके अकॉर्डिंग की, हाँ, जैसे सपोज करो जर्नी है हमारी 100 किलोमीटर की, अगर स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, इफ स्पीड इज मोर देन टाइम इज लेस, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी इफ स्पीड इज लेस देन टाइम इज मोर, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसके अंदर, ठीक है। ये क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यस दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट पार्ट कि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की और जो लैंड पर पर्सन है इसके भी इनवर्स प्रोपोर्शन होएगा, तो इसका यस होएगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो पर पर्सन लैंड कम होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पर पर्सन लैंड ज्यादा होगी, तो ये भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, तो इसका आंसर यस आएगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर्स। कि कोई टेलीविजन के अंदर गेम शो है जिसके अंदर प्राइज मनी है 1 लाख रुपए और जो इक्वली डिवाइड करनी है विनर्स के अंदर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। कि इसके अंदर बताना है कि जो विनर्स के अंदर जो ये प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शन होएगा। तो सबसे पहले तो आप टेबल ड्रॉ कर लो कि नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ विनर्स, सॉरी, नंबर ऑफ winners upon price of each winner प्राइस ऑफ ईच विनर। तो अगर वन विनर है या एक विनर है तो उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए। अगर दो विनर है तो 50,000 रुपए पर विनर को। ऐसे ही 4, 5, 8, 10, 20, 4, 5, 8, 10 और 20। ठीक है, इनका बताना है। इसको आप x1, x2, x3, x4 या x5 एज्यूम कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अगर वन विनर है तो इसको मिल रहे हैं 1 लाख और टू विनर है तो इसको मिल रहे हैं 50,000। तो देखो ये भी 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख कि हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं टू विनर्स के अंदर। ऐसे ही अगर 1 इंटू 1 लाख है तो 4 इंटू x1 या x1 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 25,000। हाँ, कि यदि कितने हैं 4 विनर्स होंगे तो इक्वली डिवाइड होके कितना आएगा 25,000। ऐसे ही यदि 5 विनर्स हैं 5 इंटू x2 तो x2 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5, ये आ जाएगा 20,000। ऐसे ही यदि 8 विनर हैं इक्वल टू 8 इंटू x3 तो x3 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8, ये जाएगा 4 टू द 8, 25,000 2 3 तो 2 पे ये आ जाएगा 12,500 पर विनर। यदि 10 विनर्स हैं तो 10 इंटू x4 तो x4 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 10 या 10,000 पर विनर। यदि विनर्स हैं 20 इंटू x5 तो x5 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0, 2 5 10 तो 5,000 पर विनर। ठीक है, ऐसे आप इसका न्यू टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. कि रहमान कोई व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। स्पोक्स होती हैं कि जो व्हील होता है, चक्का होता है, चक्के के बीच में जो तारें होती हैं उसको स्पोक बोलते हैं। और वो फिक्स रखना चाहता है, इक्वल स्पोक्स रखना चाहता है कि ताकि उसके एंगल भी इक्वल आए, कि जो सभी एंगल होते हैं स्पोक्स के बीच में वो इक्वल रहें। एंड हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes सबसे पहले अगर स्पोक्स क्या हो, 4 हो तो एंगल बनेगा 90 डिग्री।
अगर स्पोक्स 6 होंगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। यदि स्पोक्स 8 हो तो एंगल सपोज करो x1, अगर 10 हो तो x2, और अगर 12 हो तो x3 आप एज्यूम कर लो एंगल बनेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर पूछा क्या है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जो स्पोक्स हैं और एंगल बनेगा, ठीक है, इसके अंदर कि क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे या नहीं, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होएगी। अब यहाँ पे वैसे तो आप देख सकते हो कि अगर स्पोक्स बढ़ रहा है तो एंगल क्या होएगा, कम हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे 4 इंटू 90, 6 इंटू 60, ये आ जाएगा 360 और 360। हाँ, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू x1, तो ये आ जाएगा 360। 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, इज इक्वल टू x1, या x1 इज इक्वल टू, इस पे कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे लिख लो आप 360 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 48 5 जा 45, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, x1 आएगा 45 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 इंटू x2, आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 10 इंटू x2, या फिर x2 इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री। 36 डिग्री। नेक्स्ट 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 12 इंटू x3, तो आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 12 इंटू x3, या फिर x3 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, 12 1 12, 12 3 36, आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो, जैसे जैसे स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है कि स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं और एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स, कि यदि स्पोक्स हो 15 तो एंगल कितने होंगे। तो सेकंड का आंसर यहां कर लेते हैं। जैसे सेकंड के अंदर पूछा है 4 इंटू 90, यदि 15 स्पोक्स हो तो एंगल कितना होएगा, वहां पे x3 एज्यूम कर लिया था, तो इस एंगल को आप x4 या y कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो x4 यही रह जाएगा, ये हो जाएगा 360 अपॉन 15, तो इसको कैंसिल करोगे, 15 1 15, 15 2 30 एंड 15 4 60, ये आ जाएगा 24 डिग्री। सेकंड का आंसर आएगा 24 डिग्री, कि यदि स्पोक्स के जो नंबर है वो 15 हो तो एंगल 24 डिग्री का होएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अंदर हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, कि कितने स्पोक्स की अगर जरूरत होएगी इसको, कि यदि 40 डिग्री एंगल हो उसकी व्हील के अंदर। तो थर्ड पार्ट के अंदर पूछा है 4 इंटू 90, इसमें एंगल पूछा है तो आप इसको y मान लो। ठीक है, यदि एंगल गिवन है, स्पोक्स पूछा है, यदि एंगल हो 40 डिग्री तो ये आ जाएगा 360 इज इक्वल टू y इंटू 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 360 अपॉन 40, 0 से 0, 9 स्पोक्स। ठीक है, उसको 9 स्पोक्स की जरूरत होगी यदि एंगल 40 डिग्री हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, if a box of sweets is divided among 24 children they will get 5 sweets each, कि कोई अगर मिठाई का डब्बा है उसको हम 24 बच्चों के अंदर बांटे तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट, कि हर किसी को कितने मिलेंगे। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, कि यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दें, तो ऑब्वियसली बात है कि हर बच्चे को ज्यादा स्वीट्स मिलेंगी, कि अगर हम बच्चों की संख्या कम कर देंगे तो नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन, नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन, पहले बच्चों की संख्या थी 24, अगर 4 कम कर दें तो बच्चों की संख्या रह जाएगी 20। तो इसका टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन
एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। बच्चों की संख्या यदि 24 है तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। यदि बच्चों की संख्या 20 है तो मिठाई कितनी मिलेगी हर बच्चे को, ठीक है, कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया। ये आ जाएगा 24 इंटू 5, 20 इंटू एक्स। तो x एज इट इज 20 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 24 इंटू 5 अपॉन 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो 6 स्वीट हर बच्चे को मिलेंगी यदि बच्चों की संख्या 20 रह जाए तो यहां पे 6 आएगा x का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कि कोई किसान है, उसके पास 20 जानवरों को फीड करने के लिए अगर उसके पास इनफ फूड है तो वो 6 दिन तक चलेगा। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। कि यदि उसके पास पालतू जानवर 10 और हो जाए तो फूड कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे 20 एनिमल्स हैं तो फूड 6 डेज तक रहेगा। अगर जानवरों की संख्या, एनिमल्स का नंबर इंक्रीज कर दे 10 से 10 ज्यादा, तो फूड कितना होएगा या कितने टाइम तक चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जानवरों की संख्या ज्यादा कर रहे हैं तो फूड कम चलेगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ एनिमल्स। नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। एनिमल्स हैं 20 तो 6 डेज तक चलेगा फूड। यदि एनिमल्स 10 और हो जाए तो इट मींस 30 हो जाए तो डेज कितने होंगे। तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया। तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 इंटू 6, 30 इधर जाके डिवाइड में, 30 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 4 डेज तक। तो x आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि अगर 10 एनिमल और इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे जो कि 4 रहेंगे। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहेंगे।